नमस्कार। आज का विषय है हरिशंकर परसाई की कहानियाँ। दरअसल हरिशंकर परसाई की चर्चा व्यंग के कारण होती है और हम उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यंगकार के रूप में देखते हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई के लिए व्यंग एक माध्यम मात्र है और दरअसल व्यंग उनकी शक्ति है, उनकी ताकत है और उनके रचनाकार व्यक्तित्व की पहचान भी है। हरिशंकर परसाई की कहानियों को जब हम देखते हैं तो हमें नई कहानी आंदोलन का स्मरण होता है और नई कहानी आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने हिंदी कहानी को नया आयाम दिया, नया रंग दिया, नया भाव दिया, नया शिल्प दिया, नई भाषा दी और कहने के नए नए अंदाज दिए। अनेक नए कहानीकारों ने अनेक ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखी जो कहानियाँ हमारी विरासत है और उन नए कहानीकारों के बीच में जब हरिशंकर परसाई को मैं देखता हूँ तो मुझे हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की परंपरा के लेखक के रूप में नज़र आते हैं। आज़ादी के पहले का जो समय है और ख़ास तौर पर प्रेमचंद का जो समय है, उस दौर में व्यंग भी प्रेमचंद की कहानियों की एक महत्वपूर्ण ताकत है। वे भी महाजनी सभ्यता पर, सामंतवादी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से आज़ादी के बाद के जो कहानी का संसार है, उस संसार में हरिशंकर परसाई की विशिष्ट स्थिति है। इस विशिष्ट स्थिति का कारण उनकी दृष्टि है और यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यंग उनके लिए उपहास का विषय नहीं है बल्कि एक नैतिक हस्तक्षेप है। अब हम उनकी अगर कथा दृष्टि पर विचार करें तो उनका एक वक्तव्य मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। उनका वक्तव्य है कि साहित्यकार का समाज से दोहरा संबंध है। वह समाज से अनुभव लेता है, अनुभवों में भागीदार होता है। बिना सामाजिक अनुभव के कोई सच्चा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। लफाजी की जा सकती है। साहित्यकार सामाजिक अन्वेषण भी करता है। उन छिपे अंधेरे कोनों का अन्वेषण करता है जो सामान्य चेतना के दायरे में नहीं आते। वह उन सामाजिक अनुभवों का विश्लेषण करता है, कारण और अर्थ खोजता है, उन्हें संवेदना के स्तर पर ले जाता है और उन्हें रचनात्मक चेतना का अंग बनाकर रचना करता है। फिर समाज से पाई इस वस्तु को रचनात्मक रूप देकर फिर समाज को लौटा देता है। इस तरह साहित्य एक सामाजिक कर्म हो जाता है। साहित्य परसाई जी के लिए एक सामाजिक कर्म है। इसीलिए परसाई जी अपने इस सामाजिक भूमिका का निर्वाह अपनी कहानियों में करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें एक तरह का बौद्धिक विवेक है, उनमें तार्किक विवेक है, गहरी तार्किकता है, आधुनिक दृष्टि है। इसीलिए वे सभ्यता, समाज, धर्म, संस्कृति के पाखंड को उद्घाटित करते हैं अपनी कहानियों में। और उनकी कहानियों की जो एक मुख्य कथा वस्तु है वो ये कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद नई कहानी आंदोलन की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। जैसे नई कहानी आंदोलन में एक जो व्यक्तित्व की खोज है, नई कहानी आंदोलन में जो अनुभव की प्रामाणिकता का सवाल है,
अकेलेपन का सवाल है, ये सब सवाल परसाई जी के सवाल नहीं हैं। परसाई जी के सवाल वही सवाल हैं जहाँ प्रेमचंद ने अपनी यात्रा बंद की थी, उसके आगे की यात्रा परसाई शुरू करते हैं अपनी कहानियों में। प्रेमचंद से उनकी तुलना करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पाखंड विखंडन परसाई जी की कहानियों का मूल कथ्य है। पाखंड उन्हें बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो मनुष्य का पाखंड हो, चाहे वो ईश्वर का पाखंड हो, चाहे वो सत्ता का पाखंड हो, चाहे वो व्यवस्था का पाखंड हो। इसलिए वे पाखंड विखंडन के रचनाकार हैं और वे अपने समय की विडंबनाओं को रेखांकित करते हैं। वे लिखते हैं कि उनके लिए कहानी लिखना एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी है और इस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए उन्होंने लिखा है कि अहंकार के घोंघे से आप बाहर आइए और अपने को व्यापक संपर्क से जोड़ दीजिए। तो अगर परसाई जी की कहानी को समझना है तो अहंकार के घोंघे से बाहर निकलना पड़ेगा तथा व्यापक संपर्क से जुड़ना होगा, तब उनकी कहानियाँ हमें नया अर्थ दे सकती हैं, हमें नया आस्वाद दे सकती हैं, हमें कुछ नया दे सकती हैं उनकी कहानियाँ। उन्होंने जिस तरह की कहानी लिखी उनमें एक कहानी है हंसते हैं रोते हैं। यह उनकी प्रारंभिक दौर की कहानी है। सेवा का शौक और भीतर का गाँव भी इसी दौर की कहानी है। इस दौर की कहानियों में एक नैतिक सामाजिक चेतना है और अपनी इसी नैतिक सामाजिक चेतना के कारण वे विकृतियों का उद्घाटन करते हैं। वे तमाम तरह की विसंगतियों का उद्घाटन करते हैं और मनुष्य विरोधी शक्तियों पर प्रहार करते हैं। यह प्रहार बहुत ही अर्थवान है और इसके लिए वे व्यंग की शक्ति लेते हैं। भीतर का घाव जैसी कहानियाँ उनके रचनाशील व्यक्तित्व की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी उनमें सामाजिक विकृतियों के चक्रव्यूह में फंसे साधारण आदमी की चिंता है। उन्होंने लिखा, मैं शाश्वत साहित्य रचने का संकल्प करके लिखना नहीं बैठता। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं होता, यह कैसे अनंत काल के प्रति हो सकता है। मेरी समझ से परे साधारण आदमी की यातना, उसका संघर्ष और उसकी चिंता उनकी कहानियों के केंद्र में है। अब अगर हम उनकी कहानियों का अध्ययन करें तो जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनमें मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, सत्य साधक मंडल, ये उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। इन सभी कहानियों से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कहानियों की कुछ केंद्रीय विशेषताएं हैं जिसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये केंद्रीय विशेषताएं हैं, एक, राजनीति और शासन तंत्र की विकृति का उद्घाटन। परसाई जी की कहानियाँ राजनीति और शासन तंत्र की विकृति का उद्घाटन करने वाली कहानियाँ हैं। साधारण आदमी की यातना और महत्वाकांक्षा
को रेखांकित करना। पूंजीवादी समाज में धर्म एवं अध्यात्म के पाखंड का विरोध, ये जो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण विशेषताएं उनकी कहानियों की मुख्य चिंता है। अगली विशेषता है सामंती अर्ध सामंती परिवेश में स्त्री की नियति एवं उसके संघर्ष की पहचान। जो महत्वपूर्ण पक्ष है, अगला महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है व्यवस्था का विरोध। इस तरह से परसाई जी ने इन समस्याओं, इन संदर्भों को ध्यान में रखकर अनेक कहानियाँ लिखी, जिनमें सदाचार की ताबीज़ की चर्चा की जाती है। सदाचार का ताबीज़ नाम से ही स्पष्ट है। सदाचार का ताबीज़, एक तो इनकी कहानियों के जो विषय हैं, वे विषय भी बहुत ही मार्मिक हैं। शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सदाचार का ताबीज़, मुंडन, राग विराग और सत्य साधक मंडल, मौलाना का लड़का, पादरी की लड़की, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा आदि। शीर्षक में ही भाव छिपा हुआ है कि परसाई जी की दृष्टि क्या है। अब सदाचार का ताबीज़ देखें तो सदाचार का ताबीज़ में महीने के शुरू के दिनों में जो व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी रुख रखता है, महीना का अंत आते आते ही कैसे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। अर्थात यह कहते हुए परसाई जी सामाजिक और व्यवस्था की विकृतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मुंडन कहानी में सरकारी तंत्र की जो व्यवहारिक जटिलता है, सरकारी तंत्र की जो लाल फीताशाही है, वह कहना चाहते हैं परसाई जी। राग विराग और सत्य साधक मंडल कहानी को पढ़ते समय कबीर का स्मरण होता है कि जिस तरह से कबीर ने धर्म और पाखंड को उद्घाटित किया था और धर्म और पाखंड को मनुष्यता के लिए खतरनाक माना था, धर्म और पाखंड की विकृतियों को, धर्म की विकृतियों को उन्होंने मनुष्यता के लिए खतरनाक माना था, ठीक उसी तरह से परसाई जी ने भी यह काम किया। उन्होंने धर्म के नाम पर पलने वाली धूर्तताओं को उद्घाटित किया। परसाई जी ने मौलाना का लड़का और पादरी की लड़की, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, धार्मिक कट्टरता के बीच प्रेम की तलाश की कहानी है। ये यहाँ धर्मोन्माद भी है। दोनों धर्मों के अलग अलग प्रभुओं की अलग अलग जो आकांक्षाएं हैं, परसाई जी उन आकांक्षाओं पर व्यंग करते हैं। आकांक्षाओं पर व्यंग करते समय परसाई जी अंत में दिखाते हैं कि सही रास्ता क्या है, प्रेम के मार्ग का सही रास्ता क्या है। सही रास्ता यह है कि लगभग 10 बजे वे दोनों एक तांगे में बैठे उस रास्ते पर जा रहे थे। यह हिस्सा मौलाना का लड़का और पादरी की लड़की कहानी का है कि मौलाना और पादरी दोनों ही चाहते हैं कि उनके धर्म का विस्तार हो, लेकिन परसाई जी की व्यंग्य दृष्टि देखिए। उन्होंने कहते हैं सही रास्ता क्या है, मौलाना का रास्ता सही है कि पादरी का रास्ता सही है। अंत में वो कहते हैं कि रास्ता यह है कि लगभग 10 बजे वे दोनों एक तांगे में बैठे उस रास्ते पर जा रहे थे। उस रास्ते का नाम था अल्बर्ट रोड, जिसके उस छोर पर सिविल मैरिज के रजिस्ट्रार का दफ्तर था। बहुत कुछ संकेत है इस कहानी में, लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी कहानी मुझे आकृष्ट करती है वह है सदाचार का ताबीज़ और भोला राम का जीव। भोला राम का जीव कहानी मार्मिक है, पौराणिक कथा इसका आधार है। कहानी शुरू होती है
यहीं से कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त, यमराज और नारद उपस्थित हैं और वहाँ यह चर्चा चल रही है कि भोला राम का जीव 5 दिन पहले शरीर त्यागने के बाद भी क्यों नहीं अब तक यमलोक में आया, यमदूत उसे लेकर क्यों नहीं पहुँचा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और यह कहानी कैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता विमर्श में बदलती जाती है, यह ध्यान देने की है। नारद पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं और उस दफ्तर में पहुंचते हैं जहां भोला राम की फाइल है, पेंशन की फाइल है, उसकी दरख्वास्त पड़ी हुई है। और उस फाइल में देखते ही वहाँ पहुँचते हैं और बड़े बाबू से जब बात होती है, बड़े बाबू कहता है कि आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उस पर वजन रखिए। और अंत में नारद की वीणा वजन के रूप में रख ली जाती है और नारद की वीणा के रखते ही अपनी फाइलों के बीच से भोला राम का जीव निकलता है। और जब नारद कहते हैं यमलोक चलने के लिए, तो वह कहता है मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। व्यवस्था व्यंग का विषय है और विपत्ति में पड़े मनुष्य की नियति का निर्मम आख्यान यहाँ परसाई जी प्रस्तुत करते हैं। तो आप देखें कि यह कहानी और ऐसी तमाम कहानियाँ जो परसाई जी ने लिखी हैं, वे क्या करती हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मनुष्य के रास्ते के जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष की वो पहचान कराती हैं। दूसरी, वे भ्रष्टाचार का जो अमानवीय पक्ष है, उस अमानवीय पक्ष का उद्घाटन करती हैं। तीसरा, शासन तंत्र की जटिलताओं को उद्घाटित करती हैं। ये तीनों विशेषताएं भोला राम का जीव कहानी में दिखाई देती हैं। अगली विशेषता जो महत्वपूर्ण है वो ये कि एक कहानीकार क्या चाहता है, तो करुणा का प्रसार और नैतिक हस्तक्षेप, ये दोनों बातें परसाई जी की कहानी कला की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। परसाई जी की कहानी नई आंदोलन के दौर की कहानी है, लेकिन विषय बिल्कुल नए हैं, संदर्भ नया है और विशिष्ट है। ऐसा संदर्भ है जो परसाई जी के यहाँ ही दिखाई देता है। और यह कहानी आगे बढ़ती है, अनेक संवाद धर्मी प्रसंग हैं, भ्रष्टाचार और उससे जुड़े हुए तमाम संदर्भ हैं, लेकिन इस कहानी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ अनुभव और रचना में कोई द्वैत नहीं है, अनुभव रचना दोनों एक साथ हैं। इसीलिए परसाई जी की कहानियों की जो महत्वपूर्ण विशेषता उभर कर सामने आती है वह यह कि वे उस अनछुए पक्ष को उद्घाटित करती हैं जो अब तक अनकहा था। भाषा देखें कि उस भाषा में कितना व्यंग है, और परसाई जी की कहानियों की भाषा बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, बहुत सतर्क हैं परसाई जी, बहुत सटीक है, व्यंग धर्मी तो है ही, लेकिन तमाम जो अविधापरक वक्तव्य है उन अविधापरक संदर्भों में भी व्यंग की उपस्थिति है, व्यंजना की उपस्थिति है। अविधा से व्यंजना का काम लेना परसाई जी की महत्वपूर्ण विशेषता है।
अब देखें इसी भोला राम जीव कहानी का अंश। नारद ने पूछा, चित्रगुप्त और नारद के बीच का संवाद। ध्यान देने की बात है कि परसाई जी की कहानियों के जो संदर्भ भले ही आध्यात्मिक हों, भले ही वे कहानियाँ अध्यात्म और पौराणिक संदर्भों से जुड़ी हुई हों, किंतु अध्यात्म और पौराणिकता में खोती नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन संदर्भों को रेखांकित करती हैं। चित्रगुप्त और यमराज जैसे पात्र जो हैं वो पौराणिक नहीं लगते, बिल्कुल आधुनिक, बिल्कुल समकालीन, हमारे अपने आसपास के जीवन के लगते हैं, हमारे अपने लोक के लगते हैं। अब ये जो संवाद है नारद और चित्रगुप्त के बीच का संवाद, वो महत्वपूर्ण है। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। अब लोक प्रचलित यह व्यंजनापरक जो मुहावरा है भूखमरा होना, वो कहानी को नया अर्थ देता है। और इसकी भाषा का एक संदर्भ देखिए। नारद पहुँचे हैं भोला राम की पत्नी के पास और पत्नी से पूछते हैं, नारद कितना दृष्टि संपन्न व्यंग्य है। नारद से जो उसकी पत्नी कहती है, आप तो वैरागी हैं, आप तो वैरागी हैं, लेकिन कहते हैं कि आप वैरागी होते हुए भी आप सांसारिकता की बातें क्यों करते हैं। तो इस तरह से देखिए, वैराग्य और संसार, अध्यात्म और लोक, पुराण और आधुनिक, ये सारे संदर्भ कितने समकालीन लगने लगते हैं परसाई जी की रचनाओं में। यह एक संदर्भ देखिए कि क्या कहता है। ऑफिस जो लाल फीता शाही है, जो ऑफिस की व्यवस्था है, कार्यालयों की जो स्थिति है, शासन तंत्र की जो व्यवस्था है, परसाई जी के समय की जो समाज है, जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को प्रश्नांकित करती है यह कहानी। यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा बाबू कहता है कि आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यहाँ बिना चढ़ावे के कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती। तो यह जो लूट है, शासन तंत्र की विकृतियाँ हैं, सामाजिक व्यवस्था की जो विडंबनाएं हैं, और इन विडंबनाओं में फंसे हुए मनुष्य की क्रूर नियति है, उस नियति को उद्घाटित करना परसाई जी के शिल्प की, परसाई जी के कथा संसार की महत्वपूर्ण विशेषता है। परसाई जी की कहानियों को जो मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परसाई जी एक सभ्यता की समीक्षा कर रहे होते हैं, संस्कृति के जरूरी प्रश्न और सवालों से मुठभेड़ कर रहे होते हैं, और जो सामाजिक राजनैतिक विसंगतियां हैं, उन सामाजिक राजनैतिक विसंगतियों को पर प्रहार कर रहे होते हैं। इसी कारण परसाई में कबीर को देखा जा सकता है, परसाई में प्रेमचंद को देखा जा सकता है, परसाई में हम अपने समय के नायक को देख सकते हैं, अपने समय के साहित्य की चुनौतियों को देख सकते हैं, अपने समय के साहित्य के जरूरी प्रश्न को देख सकते हैं। परसाई जी की कहानियाँ सिर्फ कथा का संसार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और जीवन के अनछुए पहलू वहाँ उनकी कहानियों में विद्यमान है। संदर्भ बहुत चिरपरिचित है, सभी कहानियों में संदर्भ बहुत चिरपरिचित है। भाषा
हमारे आसपास की भाषा है, भाषा हमारे जीवन की भाषा है, भाषा हमारे समझ की भाषा है। इन सब स्थितियों के बीच में परसाई जी एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रेमचंदोत्तर कहानी का जो परिदृश्य है, प्रेमचंदोत्तर कहानी के परिदृश्य में वे एक महत्वपूर्ण और एक प्रतिबद्ध कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। परसाई जी को पढ़ते समय हमें प्रेमचंद की परंपरा का स्मरण होता है कि प्रेमचंद ने जैसे अपनी कहानियों में तमाम जरूरी सवाल खड़े किए थे और उन सवालों से जूझने का एक बौद्धिक परिवेश निर्मित किया था, ठीक उसी तरह से परसाई जी भी अपनी कहानियों के माध्यम से न सिर्फ व्यवस्था का उद्घाटन कर रहे होते हैं, न सिर्फ विसंगतियों का उद्घाटन कर रहे होते हैं, न सिर्फ धर्म अध्यात्म के पाखंड को उद्घाटित कर रहे होते हैं, बल्कि मनुष्यता और मनुष्य के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष है, उस महत्वपूर्ण पक्ष की तलाश कर रहे होते हैं। परसाई मनुष्यता के कहानीकार हैं, मनुष्य की जीवन दृष्टि को विस्तार देने वाले कथाकार हैं, धर्म अध्यात्म जैसे जरूरी सवालों को और भी अधिक सात्विक और पवित्र बनाने वाले कथाकार हैं। धन्यवाद।